जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, ये मैकेनिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 है, यानी पार्ट 13। इसके पहले 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, फिर इसको देखिए, तो आपको पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिए इम्पोर्टेंट इसमें, कि होता क्या है, जैसे ये हम बार बार आपसे चर्चा करते हैं, ये वन लाइनर पॉइंट है। वन लाइनर पॉइंट का मतलब होता है उसी पॉइंट में प्रश्न है आपका, उसी पॉइंट में आंसर। ठीक, अब किसी किसी लोगों को या किसी भी स्टूडेंट को हो सकता है ये चीजें कम समझ में आए। देखो, एक चीज समझो, जो हैंड रिटेन नोट्स होते हैं और जो चीजें किताबों से क्रीम क्रीम निकाली गई है, बात को समझ रहे हो आप। जो किताबों से क्रीम निकाली गई है, वो हमने वन लाइनर पॉइंट में एक तरह से रखी है। क्रीम का मतलब समझो, होता क्या है, कुछ लोग जैसे क्वेश्चन लिखा हो, जैसे हमने एमटीएस और सीजीएल की जो प्लेलिस्ट चल रही है ऑलरेडी, ठीक, तो उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन और साथ में एक ब्रैकेट बना हुआ है ऐसे, और उसमें लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल। क्या लिखा हुआ है? एसएससी सीजीएल 2022 या एसएससी सीजीएल 2023। इस टाइप से जब लिखा होता है तब स्टूडेंट का पढ़ने में मन लगता है। हो सकता है किसी को ये बात हमारी बुरी लग जाए, लेकिन आप ये समझो, जमाना यही है कि जब तक ब्रैकेट में ये न लिखा हो कि ये क्वेश्चन कब आया था, प्रीवियस ईयर लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी लिखा होना चाहिए कब आया, उसी को लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं, बाकी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है ना। अब ये वन लाइनर पॉइंट है, यहीं से सब क्वेश्चन वहां बनते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये मैकेनिक्स के 17-18 जो वीडियो हम पूरे डालेंगे, उसके बाद आपकी ऑप्टिक्स पढ़ाई जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स का तो हो ही गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैग्नेट हो गया, यानी लगभग 2500 प्लस सीरीज, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में लिखा होता है। तो 2500 से 3000 क्वेश्चन कराएंगे, और एक बार आप अच्छे से नोट्स बना के, नोट्स ना भी बनाओगे, इसी का आप स्क्रीनशॉट लेके यदि पढ़ते रहोगे तो भी समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी से अच्छी होने वाली है। देखो, केवल क्वेश्चन और ऑप्शन के पीछे मत भागो, चीजों को समझना सीखो। ये साइंस रटने से नहीं आती है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक, तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आप अच्छे से नोट्स बनाइए। ये समझो, बहुत मुश्किल से हमने ये 2500-3000 पॉइंट इकट्ठा किए हैं। कितनी किताबों का कलेक्शन है ये, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन है ये, कितने अच्छे से अच्छे पॉइंट लाए गए हैं। एक एक यूनिट के कम से कम 8-8, 9-900 क्वेश्चन इकट्ठा किए हमने, तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत से ये पॉइंट इकट्ठे किए होंगे। ठीक है ना। तो आप ये समझ लो, बस होता है क्या, जैसे ये लिखा है हैंड रिटन नोट्स है, वन लाइनर पॉइंट है, तो इसको इंपॉर्टेंस लोग कम देते हैं। लेकिन ये समझो, आपका सब कुछ काम यहीं से होने वाला है, यहीं से क्वेश्चन बना दिया जाएगा, उसी में 3 ऑप्शन गलत, एक सही रख दिया जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लिखा है, पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परंतु अत्यधिक ऊंचाई से फेंके गए प्रक्षेपों का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। अब देखो, इसी में आपसे क्वेश्चन क्या बना देगा कि पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, सरल रेखी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में एक आपको परवलयाकार दिया गया या नहीं, तो यहीं से तो पॉइंट बनते हैं। बस आप ये पॉइंट याद कर लीजिए, हमेशा के लिए टेंशन खत्म। दूसरा क्या लिखा है, परंतु अत्यधिक ऊंचाई से फेंके गए प्रक्षेपों का पथ कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर आपके 2 पॉइंट हुए। यदि पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप का पथ पूछे तो आप बताओगे परवलयाकार। क्या बताओगे? परवलयाकार। लेकिन अगर वही अत्यधिक ऊंचाई से फेंका गया है, ठीक, तो इसका आंसर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार। क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार। आई होप आप पॉइंट समझ में, यहीं से तो कंफ्यूजन होता है। अब देखो, एक ही जगह पे हमने दोनों पॉइंट लिखे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, समझ रहे हो ना, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई से फेंके गए प्रक्षेप का पथ दीर्घवृत्ताकार होगा। दोनों पॉइंट आप अच्छे से लिख लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला लिखा है, पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल। यानी ये मान लो आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, और इसके अति निकट कोई एक उपग्रह है, इसको मान लो चंद्रमा मान लीजिए आप, प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है, उसका फार्मूला होता है √rg। अब देखो, r का मान होता है, ये है आपकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। और g का मान आप अच्छी तरीके से जानते हो, 9.8
या फिर 10। तो 10 भी लिख सकते हो, 9.8 भी दोनों लिए जाते हैं। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है किलोमीटर, ये क्या लिखा है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। ठीक, यानी 6400 इंटू 1000 इंटू 9.8, इसका गुणा करवाने के बाद आप वर्गमूल लोगे तो आपकी वैल्यू यही निकलने वाली 7.92, और इसको लगभग में हम लोग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको भी समझो। लिखा है पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है। ऑप्शन दे देगा आपको 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर। ध्यान ये भी देना 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 8 मीटर प्रति सेकेंड नहीं है, क्योंकि सभी मात्रक हम लोग ज्यादातर मीटर में याद रखते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि ये क्या लिखा हुआ किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होता है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के अति निकट चल रहा हो तो उसकी चाल होती है। आई होप आप अच्छे से पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है, पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। यानी वो तो हो गई आपकी कक्षीय चाल यानी उसकी स्पीड। अब कह रहा है यदि कोई पिंड ऐसा है जो पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहा है तो वो कितनी देर में कर लेगा, तो वो कर लेगा 84 मिनट। और इसका फार्मूला होता है T = 2π√RE/G। RE का मान वही रखना है 6400 किलोमीटर, G का मान 9.8, पाई का मान 3.14, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 83.7 मिनट, या लगभग 84 मिनट कह सकते हो। अब यहीं से क्वेश्चन हो सकता है घुमा दे, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको 1 घंटा 24 मिनट भी तो लिख सकते हो, क्योंकि लिखा क्या है यहाँ पर 84 मिनट। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट अलग कर लीजिए तो हो सकता है 60 मिनट जब अलग करोगे तो 60 मिनट इक्वल क्या होता है 1 घंटा, तो इसको आप लोग कह सकते हो 1 घंटा 24 मिनट, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है ना, एसएससी कैसा भी क्वेश्चन घुमा सकती है, तो आपको हर टाइप से प्रिपेयर होके जाना है। अब इन पॉइंट में यही फायदा होता है, वन लाइनर में आपको हम हर एक चीज समझा दिए। ठीक, अब जब क्वेश्चन और उसके ऑप्शन होते तो जो ऑप्शन दिया गया वही टिक कर दो, बस आगे बढ़ जाओ। हो सकता है आपका क्वेश्चन वही नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा बदलाव कर दे तब भी टेंशन हो जाती। ठीक है ना, तो वन लाइनर पॉइंट का यही महत्व होता है, और ये हर किसी के समझ में आने वाले नहीं है, ये समझ लीजिए आप 30 से 35% ही लोगों को ये बात समझ में आएगी जो हमने बोला। हो सकता है किसी किसी को बुरा भी लग जाए कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, समझ रहे हो ना बात को। यानी 100 में 35 या 30% लोग ही वन लाइनर पॉइंट का महत्व समझ सकते हो, और वही ढंग से पढ़ रहे होंगे इन वीडियो को, क्योंकि हमने देखा क्या यूट्यूब पे जो हमने एमटीएस के या सीजीएल के कराए उनमें व्यूज बहुत अच्छे आए, इनमें व्यूज उतने नहीं है। ठीक, तो यही कारण हो सकता है क्या कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं। दूसरी चीज हैंड रिटन नोट्स की वजह से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई होगी। ठीक है ना, तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहा है आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। ये समझ लो आप साइंस के नाम का जो आपके अंदर डर है वो खत्म हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा पूछा जाए, कैसा भी लैंग्वेज उसकी घुमाई जाए, कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं 100% गारंटी के साथ। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लिखा गया है उपग्रहों में भारहीनता प्रतिक्रिया बल के न होने के कारण होती है। यानी जो उपग्रह होते हैं आपके उसमें जो भारहीनता होती है किसके कारण, तो प्रतिक्रिया बल के न होने के कारण। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि वह इतनी ऊर्जा से पृथ्वी ग्रह से बंधा हुआ है। यानी कोई उपग्रह, ध्यान से समझो, कोई उपग्रह है और उसकी कुल ऊर्जा कैसी है ऋणात्मक, तो वो जो ऊर्जा है ऋणात्मक में उसका मतलब ये है कि वह उसी ऊर्जा से पृथ्वी से बंधा हुआ है। समझ रहे हो ना बात को, यानी उसी ऊर्जा की वजह से वो उपग्रह पृथ्वी से बंधा हुआ है, छोड़ नहीं पा रहा है इसको। तो वो जो कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती जितनी भी वो वैल्यू होगी वही उसकी ऊर्जा, वो है ऊर्जा है जिसके कारण वह पृथ्वी से बंधा हुआ है। ठीक, साधारण सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए, उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा अर्थात पलायन कर जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहले तो एक वर्ड मिला आपको क्या, पलायन। पलायन का मतलब समझो, पलायन का मतलब होता है जब कोई पिंड पलायन करता है, इसका मतलब है पृथ्वी पर पुनः कभी भी वापस नहीं आएगा, उसी को कहते हैं हम लोग पलायन कर गया। और पलायन वेग हर एक ग्रह का, हर एक उपग्रह का अलग अलग होता है। फिलहाल में यहाँ पर जो पॉइंट है उसको समझो। पॉइंट दिया गया है यदि पृथ्वी परिक्रमा करते उपग्रह की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है आपका चंद्रमा,
प्राकृतिक उपग्रह। यदि चंद्रमा की हम लोग गतिज ऊर्जा कितनी करते हैं, दोगुनी, तो यह कक्षा छोड़कर अपनी अंतरिक्ष में चला जाएगा। यानी पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है, ये फिर पृथ्वी का उपग्रह नहीं रहेगा और ये अंतरिक्ष में चला जाएगा और पलायन कर जाएगा, का मतलब कभी भी वापस नहीं आया होगा। आई होप आप पॉइंट समझ रहे होंगे अच्छे से। यानी अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपसे कहेगा कि गतिज ऊर्जा, किसी उपग्रह की गतिज ऊर्जा कितने गुनी कर दी जाए कि वह अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना या 1/2 गुना, 1/3 गुना। कुछ भी 3 ऑप्शन आपको गलत दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है, कौन सा पॉइंट, 2 गुना कर दी जाए। कितने गुना, यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी यदि आप 2 गुना कर दोगे तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा, अर्थात पलायन कर जाएगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा है पृथ्वी पर पलायन वेग। अब समझो पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, ये होता है वीई इक्वल, इसको इसका वेलोसिटी बोलते हैं, वीई इक्वल 2g RE वही 6400 किलोमीटर, जी का मान 9.8 या फिर 10, बार बार हम उसको बोल रहे हैं। RE का मान आप यहाँ पर रखिए 6400 किलोमीटर, जी का मान यहाँ रखिए, 2 का मल्टीप्लाई कराइए, जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकालिए यानी वर्गमूल, वो लगभग मिलेगा आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो याद आप कर लीजिए डायरेक्ट की पृथ्वी का पलायन वेग। देखो कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में 30 से 40 सेकंड का टाइम मिलता है, उतनी देर में आप सिर्फ गुणा कर पाओगे, वर्गमूल भी नहीं निकाल पाओगे। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे, तो कुछ चीजें याद कर लो। फिलहाल में फार्मूला ये होता है, जिसको ट्रस्ट ना हो आप इससे निकाल सकते हो, वी इक्वल अंडर रूट 2RG। अब देखो पृथ्वी का कितना लिखा है, 11.2, यहीं पर चंद्रमा का भी लिख लीजिए। ठीक, हो सकता है आगे पॉइंट मिले। चंद्रमा का होता है 2.4 या 2.38, एग्जैक्ट होता है 2.38 और या 2.4। ठीक, सूर्य का भी आ सकता है यानी सन, तो इसका होता है, बस इसी का रिवर्स कर दीजिए यानी 4.2, और सबके मात्रक है किलोमीटर प्रति सेकंड। कैसे हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान जरूर देना, मीटर प्रति सेकंड गलती से मत कर देना, हो सकता है ऑप्शन में थोड़ी बहुत कलाकारी की जाए। तो पृथ्वी का कितना हो गया, साथ साथ बोलिए हमारे, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, चंद्रमा का 2.4 या 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, सूर्य का 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए, किसी का भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक, आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा है पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करते उपग्रह की कक्षीय चाल v0 और पलायन वेग वीई में संबंध। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल और पलायन वेग दोनों में क्या संबंध है, तो ये संबंध होता है वीई इक्वल अंडर रूट 2v0। यानी जो कक्षीय वेग होता है, ध्यान से समझो, यानी आप ऐसे लैंग्वेज बना सकते हो इसकी कि जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तभी तो आप फार्मूला देखो क्या लिखा है, √2v0, और ये किसके बराबर है, वीई के। यानी जो आपका पलायन वेग है वीई, वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया, पलायन वेग इक्वल √2 इंटू कक्षीय वेग, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो वही आपका फार्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है किसी पिंड को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक फेंकने के लिए आवश्यक वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और अनंत ऊंचाई तक फेंकने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता होती है। बात को समझो, कहने का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या आपकी कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। यदि किसी पिंड को आपको पृथ्वी की ऊंचाई के बराबर, यानी बात को समझो, पृथ्वी की त्रिज्या जितनी है 6400 किलोमीटर, इतनी ही ऊंचाई तक यदि किसी पिंड को फेंकना हो तो आपको 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की उसको स्पीड देनी पड़ेगी। और यदि अनंत ऊंचाई तक फेंकना है, अनंत का मतलब पलायन करवाना हो उसको, यानी पृथ्वी पर वो कभी भी वापस ना आए, तो वही चीज समझ जाओ 11.2, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग वही, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा चाहे जितना हो जाए वो पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन इससे कम हुआ तो वो फिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगी। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यानी पृथ्वी की त्रिज्या अर्थात 6400 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर फेंकना है तो 8 की स्पीड चाहिए, वो भी किलोमीटर प्रति सेकेंड में। और यदि अनंत तक फेंकना हो तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण यह है कि चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38, अब देखो अभी बताया था हमने पलायन वेग इसका 2.4 या 2.38 दोनों होते हैं। जबकि गैसों का औसत
ऊष्मीय वेग 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसके कारण गैस चंद्रमा पर से पलायन कर जाते हैं। अब बात को समझो, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं है। कारण समझो, यानी जो चंद्रमा का आपका पलायन वेग है वो है लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और जो वहां के ऊष्मीय वेग है वो है आपका 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अब आप यहीं से समझ जाओ, चंद्रमा के पलायन वेग से वहां के गैसों का पलायन वेग ज्यादा है, जिसके कारण वहां के गैसें, वहां का वायुमंडल चंद्रमा के जो ग्रेविटेशनल एरिया है उसको पार कर गया। कहने का मतलब, यदि वहां की गैसें 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से कम की होती तो वहां चंद्रमा पर भी वायुमंडल होता, और जितने भी हमारे चंद्र यात्री वहां पे जाते हैं उनको अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाने की जरूरत नहीं थी। मतलब कहने का, जो चंद्रमा का आपका पलायन वेग है वो है 2.4, और वहां के जो गैसों का औसत ऊष्मीय वेग है वो है 2.5, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है थोड़ा सा अंतर, लेकिन इसी वजह से, और ये किलोमीटर प्रति सेकंड में, और इसी वजह से वहां का वायुमंडल है, जो वहां की गैसें हैं वहां से पलायन कर गए। पलायन का मतलब अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगी, इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला लिखा है, बृहस्पति और शनि ग्रह का द्रव्यमान अधिक है, जिसके कारण इन ग्रहों पर पलायन वेग अधिक है, अतः इन ग्रहों पर वायुमंडल सघन है। सघन का मतलब बहुत ज्यादा। मतलब समझो, अब यहीं से आपसे एग्जाम में बन सकता है, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका द्रव्यमान अधिक है, तो बृहस्पति और शनि। अब यहीं से आपके क्वेश्चन बनने हैं ना, तो बृहस्पति और शनि ग्रह का द्रव्यमान कैसा अधिक है, फिर जिसके कारण इन ग्रहों पर पलायन वेग अधिक पूछ दिया जाए, इसी के कारण इन ग्रहों का क्या है, पलायन वेग भी अधिक है, अतः इन ग्रहों पर वायुमंडल सघन है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका वायुमंडल सघन है, तो बृहस्पति और शनि। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका द्रव्यमान अधिक है, तो भी बृहस्पति और शनि। ठीक है, 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, और कैसा भी क्वेश्चन बने आपसे छूटेगा नहीं, बस आप इस पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे समझो क्या लिखा है। ब्लैक होल ऐसे अंतरिक्ष पिंड है जिनका द्रव्यमान बहुत अधिक, त्रिज्या बहुत कम होता है, जिसके कारण वहां पलायन वेग प्रकाश की चाल से भी ज्यादा होता है, अतः प्रकाश किरण हवा नहीं वहां से पलायन नहीं कर पाता, जिससे वे पिंड काले दिखाई देते। अब देखो, ब्लैक होल्स के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग तो ऐसे लॉजिक लगा लेते, ब्लैक मतलब काला, होल मतलब छेद, तो काला छेद। अब बात को समझो, ब्लैक होल्स होता क्या है, ध्यान से समझना। ब्लैक होल्स ऐसे अंतरिक्ष पिंड है, साफ साफ क्या लिखा है, ब्लैक होल्स ऐसे अंतरिक्ष पिंड है जिनका द्रव्यमान बहुत अधिक और त्रिज्या बहुत कम। अब आपसे पूछा जा सकता है, जो ब्लैक होल्स होते हैं उनका द्रव्यमान कैसा होता है, तो आपका जवाब आएगा बहुत अधिक होता है और त्रिज्या बहुत कम होता है, जिसके कारण वहां पलायन वेग प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये होती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल से भी ज्यादा होता है, अतः प्रकाश किरण हवा हो जाता है बार बार, वहां लिखा हुआ है, ठीक, वहां से पलायन नहीं कर पाता है, जिससे वे पिंड काले दिखाई देते। कहने का मतलब समझो, जो वहां का पलायन वेग है वो प्रकाश की चाल से ज्यादा है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जो वहां का पलायन वेग है वो इससे भी ज्यादा है। इससे ज्यादा होने की वजह से जो प्रकाश किरण है वहां से पलायन नहीं कर पाती है, और जिसके कारण वे हमें काले दिखाई देते हैं, क्योंकि जहां प्रकाश नहीं है वही चीजें हमको काली दिखाई देती है। रात के समय में प्रकाश नहीं होता है, हमें सब कुछ काला काला दिखाई देता है। तो आई होप आप ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखा पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग 80 गुना है। ठीक है, याद करने वाला पॉइंट, जो पृथ्वी का अपने वजन है यानी द्रव्यमान, वो चंद्रमा का 80 गुना है। यानी यदि चंद्रमा को हम लोग 1 किलोग्राम मान लें तो पृथ्वी 80 किलोग्राम की है। समझ गए ना, माना है, ये है नहीं, 80 गुना है, वो चीज समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखा उपग्रह का वेग केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह का वेग कम होता है, उपग्रह का कक्षीय वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपका, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, हर जगह पे। समझो क्या है क्वेश्चन।
उपग्रह का कह रहा जो वेग है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, लेकिन और किस प्रकार निर्भर करता है, ऊंचाई बढ़ने पर उसका वेग कम होता है। यानी आप ऐसे कर सकते हो एच प्रोपोर्शनल 1/v, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती होंगे तभी ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, समझने के लिए ऐसे हमने बता दिया है। समझो, कह रहा उसका वेग ऊंचाई पर निर्भर करता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि उपग्रह का जो वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर होगा पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। दूसरा पॉइंट, ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह का वेग कम होता है, यानी जैसे जैसे उपग्रह ऊंचाई पर जाता जाएगा, यानी जैसे जैसे उसका एच यानी हाइट बढ़ती जाएगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका वेग कम होता जाएगा। ठीक, और अगला लिखा है उपग्रह का कक्षीय वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब जो उसका कक्षीय वेग है वो द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। द्रव्यमान को चाहे जितना बढ़ा दो चाहे जितना घटा दो, वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो चीजें निर्भर नहीं करती उसको आप चाहे जितना बढ़ा दो चाहे जितना घटा दो, चाहे आधा गुना करो चाहे 1 गुना करो चाहे 100 गुना करो, उस वैल्यू पर कोई भी कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो कह रहा है उसका जो कक्षीय वेग है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी द्रव्यमान को आप चाहे जितना बढ़ा दो, द्रव्यमान को चाहे जितना कम कर दो, उसके वेग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊंचाई के कारण पड़ता है, जो कि आपको पहली लाइन में लिखा हुआ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। कहने का मतलब उसका जो कक्षीय वेग है v नॉट वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा जो उसका परिक्रमण काल है यानी t, वो भी उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी जो t जो है वो भी h पर ही निर्भर करता है और उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कहने का सेंस ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंड दो उपग्रह पृथ्वी के परता एक ही कक्षा में समान कक्षीय वेग से परिक्रमा करेंगे। कहने का मतलब यदि एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2, ये अलग अलग द्रव्यमान के दो उपग्रह हैं। दो क्या है, उपग्रह पृथ्वी के परता एक ही कक्षा में समान कक्षीय वेग से परिक्रमा करेंगे। मतलब समझो जैसे आपके पास दो उपग्रह हैं, ठीक, और वो एक ही कक्षा में घूम रहे। एक का वजन मान लो 10 kg है और दूसरे का वजन ऐसे समझो, पहले का मान लो 10 kg है और दूसरे का 20 kg है, यानी दोनों का वजन अलग अलग है और एक ही कक्षीय वेग में घूम रहे हैं, तो वो समान कक्षीय वेग से परिक्रमा करेंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि जो हल्का है वो तेज भागेगा और जो भारी वो स्लो चलेगा, यानी द्रव्यमान चाहे जितना कम ज्यादा हो, यदि वो एक ही कक्षा में है तो वो समान कक्षीय वेग से चलेंगे, अर्थात द्रव्यमान पर से निर्भर नहीं करेंगे। आई होप आप अच्छे से ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। ये था लेक्चर नंबर 13 यानी पार्ट 13। यदि इसके पहले के आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देखिए। ये 13 वीडियो था, 13 नंबर का। इसके पहले 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और अच्छे से आप नोट्स बनाइए। यकीन मानो बहुत ही जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के हमने पॉइंट रखने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी जैसे आप चलाते हो उसमें जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों का भी भला होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।